सर 14th भी साइन जेड ये क्या है? ओके 14 ये सर, तो 14 सर इसका तो ये आएगा ना, ए एन की ये होता है ना एफ एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो एफ एफ जो है आपके पास साइन जेड है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये लास्ट बनेगा -1/720√2। अच्छा, मतलब मैं लिख दूं पहले, साइन जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस पाई बाई जेड 4। माइनस पाई बाई 4 है ना सर? पावर एन है। ये सर आपको बताना है A6 बताना है ना। ये सर A6 कैलकुलेट करना है क्या होगा। ये सर तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एन क्या होता है बताया आपने, एन इज इक्वल टू एन एफ एन डेरिवेटिव। एन डेरिवेटिव एट ए ओवर एन फैक्टोरियल ठीक है, तो यहाँ से मुझे निकालना है एक्चुअली ए A6। ए जो है यहाँ पे पाई बाई 4 है ना। तो A6 इज इक्वल टू 6 डेरिवेटिव एट पाई बाई 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 6। ये 720 हो गया। तो ये सर 6 डेरिवेटिव माइनस साइन जेड बनेगा सर। तो एफ जेड आपका साइन जेड, तो मतलब -1/√2 ना। ये ठीक सर है ना। ये और सर ये नीचे वाला 720, 720 तो -1/720√2। ठीक है ये सर रेजन। ये सर क्वेश्चन नंबर 15। सर ये तो जीपी का है ना, प्रोडक्ट ऑफ जी मोड जेड इज लेस देन 1। तो ये तो जीपी की फॉर्म आ रही थी, तो इसमें डी जो है 1/1 माइनस जेड। तो ये एनुलर रीजन है, तो इसका मतलब इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा 1 + z + z² तो मतलब ये जीपी की फॉर्म में है ना, तो इसका मैंने डी करेक्ट किया था। आपका कहना ये है। क्वेश्चन नंबर 15 था। और mod z इज लेस देन 1 1 और प्रोडक्ट दिया हुआ था k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और सम दिया हुआ है l इज 0 इक्वल to टू 9 0 टू 9। z to the power 10 to the power k whole to the power, m इसकी वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। आपने क्या कहा, इसको पहले आप एक्सप्रेस करेंगे। क्या लिखेंगे आप इसको? ये सारे सोशल मीडिया के पर तैरते हुए क्वेश्चन है हितेश। ये सर कहाँ कह पे? रहे सोशल मीडिया पर तैरते हुए क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए पता आपको, नहीं, मैंने इसीलिए देखा। इसको देख के फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ये सारा का सारा है, सारा 16 17 18 16 देखिए क्या है, 16 सर बताइए। 16 तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो 16 ये क्या? इसका रूशियस थ्योरम है ना। तो सर एफ जेड है यहाँ पे 3z⁻n−1। तो इसमें मतलब n जीरोस होंगे, पोल तो नहीं होगा इसमें, तो इसका फिर 2πi/3 आ जाएगा। अच्छा, 16 क्वेश्चन था। सर्किल जो है मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, ये जेड टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स जेड टू द पावर n माइनस माइनस 1 डी। इसकी वैल्यू क्या बोली आपने? सर इसकी आई 2πi/3। 2πi/3। शायद ये करेक्ट है।
है नहीं? यस सर। ये करेक्ट है आंसर? सर मैंने किया नहीं अभी तक ये वाला क्वेश्चन। डिम्पल आप बताइए, करेक्ट है ये? यस सर। कैसे करेक्ट है? सर मैंने तो इसको बनाया ना सर, आप जैसे आर्गुमेंट प्रिंसिपल जैसे 3n से डिवाइड कर दिया और 3n से मल्टीप्लाई कर दिया। 3n से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड कर देना सर, फिर इसको बनेगा आपने, f डैश z अपॉन f z की फॉर्म में। ये आपने कुछ ऐसे इस तरह कर दिया, ऐसे कह रहे हैं 3z to the power n minus 1 डिवाइड बाई 3z to the power n minus 1 dz। 3n n सर, n भी सर साथ में। n भी है। अच्छा n भी चलिए, n भी चलिए 3, हाँ लिखे 3n लिखे वैसे, ये सर, 3n दिख रहा है, 3n पता चल रहा है। यस ये सर, ये आप कह रहे हैं कि ये आपने, ये हो गया आपका 1/3 ओवर z इज इक्वल टू 1, ये हो गया f डैश z, नीचे हो गया f z, ठीक है? यही Yes, बोला sir. ना? ये यस सर, तो 1/3 टाइम्स 2 पाई आयोटा 3n सर, 3n, यहाँ भी छोड़ दिया ना मैंने, ये सर, 3n 2 पाई आयोटा ये सर, और नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, ये सर, नंबर ऑफ जीरोस सर n जीरोज होंगे ना? नंबर ऑफ जीरोस n और नंबर ऑफ पोल्स जीरो नहीं होगा भाई वो। 2 पाई आयोटा बाई 3 आ जाएगा, है नहीं? देखिए करेक्ट, करेक्ट है। यस सर। इन्होंने आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगाया, समझ आया? यस सर। कैसे, जरा फिर से बताइए तो। सर सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 3n उसके बाद आर्गुमेंट 3n ये 3n 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसके बाद आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगाया और आ गया सर। 16 के बाद 17, 17 क्या है? 17 के बारे में कौन बताएगा? मुझे बताएंगे 17 के बारे में? ये सर ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है ना हाँ। f डैश के लिए। हम्म। तो सर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला मतलब कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड कंटूर है जहाँ पे फंक्शन आपका इनसाइड एंड ऑन ए कर्व सी, आपका फंक्शन जो है एनालिटिक है, अगर आपको जो है अंदर जो कोई सिंगुलैरिटी मिलती है तो वहां पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सर जैसे ये फर्स्ट दिया था कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ये था। फिर द पॉइंट z इक्वल टू ए इज एनालिटिक, तो सर ये तो सिंगुलैरिटी पॉइंट है z इक्वल टू ए। और थर्ड था z माइनस ए इज एनालिटिक, तो सर z माइनस ए इज एनालिटिक होगा ना कि ऑल z मतलब जो आपको कंटूर दिया है एक्सेप्ट ए। अच्छा, ये सर। और अच्छा और डेरिवेटिव सर फोर्थ था कि द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, ऑफ z। मतलब इसमें ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हुआ? सीओडी, क्या सर? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सीओडी। सर सी तो है लेकिन डी द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ये सही है, डी तो करेक्ट, 100% करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर। डी तो तो सी 100। सही है, सी तो करेक्ट किया था, सी और डी। डिम्पल यस सर। 17 में सीओडी करेक्ट है? मैंने तो सिर्फ डी लगाया था ना सर, सी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, z माइनस ए इज ये एनालिटिक। मतलब फंक्शन जो है आपका ऐसे ही है, z इक्वल टू ए पर जो है क्या है, एनालिटिक नहीं है ना? यस सर। z इक्वल टू ए पर तो एनालिटिक नहीं है, z माइनस ए पे होगा ना एनालिटिक। तो ए के अलावा कोई पॉइंट लेंगे अगर आप, तो एनालिटिक तो होगा ना वहाँ पे नहीं है, के लिए z माइनस ए की बात ही कर रहा है।
क्वेश्चन इसमें सही कह रहे हैं कि इसमें कुछ मिसप्रिंट है, किसी पॉइंट और फंक्शन की इलेक्ट्रिसिटी पूछनी चाहिए थी ना। यस सर, वैसे ही कंफ्यूजन हाँ, था। क्वेश्चन पे पूछना चाहिए था कि मतलब कि इस जेड माइनस ए कह रहे हैं तो जेड माइनस ए पॉइंट पर फंक्शनलिटी होगा कि नहीं, ऐसे कहना चाहिए था ना। यस सर। ये कुछ अधूरा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, डी तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है? 18 फर्स्ट क्वेश्चन फ्यूज बताएंगे। क्वेश्चन है तो शानदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे। cos z अपॉन जेड क्यूब dz फ्यूज बताइए। यस सर, इसमें सर रेजिड्यू थ्योरम्स हो जाएगा सर, ये जेड इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 पे 3 आर्डर का पोल है, यस सर, 3 और आर्डर का पोल है, कंटूर के अंदर है सर, ठीक है, इसमें सर्कल के अंदर। 3 आर्डर का पोल है और उसके अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको लगाना क्या है? रेसिड्यू निकालना है, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना। रेसिड्यू यस रेसिड्यू ऑफ किसका निकालना है? रेसिड्यू कॉस जेड का, जेड क्यूब का, रेसिड्यू ऑफ दिस एट जेड इक्वल टू 0, ये निकालना ना। यस तो ये हुआ कितना? 2 पाई आयोटा, ये निकला आपका, ये कितना निकला? सेकेंड डेरिवेटिव 1 बाई फैक्टोरियल 2 और जेड क्यूब इंटू कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब, हमने यूज कर रहे हैं। अब लास्ट में आपको 0 रखना है, ये फार्मूला ठीक है। यस सर, तो ये 2 कैंसिल हो गया, पाई आयोटा बाहर है, अंदर तो cos z है, cos z को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार माइनस साइन z होगा और एक बार माइनस cos z होगा। तो -1 लिखें यहाँ पे, यस सर, माइनस पाई आइटा। बिल्कुल करेक्ट है, माइनस पाई आयोटा। यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इसी में, इसी का साइनिंग बताएंगे। साइनिंग z प्लस 1 अपॉन जेड dz, ये बताना। क्या आएगा साइनिंग? सर मुझे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सारा पूरा। भूल गई मतलब आप पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं ना? यस सर। मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स छूट गया आपका, ऐसा तो नहीं है? यस सर। ये जो मैंने पढ़ाया वो बीच में सारा छोड़ दिया क्या? यस सर, लगा नहीं पाई क्लासेस। वो बहुत, मैं तो सोचूं कि आप बीच में आते होंगे, पढ़ के चली जाती होंगी। तो कॉम्प्लेक्स बहुत छूट गया आपका, अब तो खत्म होने वाला है। हितेश है बताने के लिए, हितेश बताइए तो। हितेश यस सर। बोलिए। सर z इक्वल टू 0 पे 1 मिनट कैलकुलेट करने दीजिए। 2 पाई आयोटा z। जेड इक्वल टू 0 इसका पोल है या नहीं? ये सर है। तो रेसिड्यू बताना है ना, रेसिड्यू यस ऑफ, सर। रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, यस सर। रेसिड्यू एट, इसका रेसिड्यू बताना है। तो रेसिड्यू क्या बताएंगे? 1। ठीक है, हाँ, बता दो, फॉर्मूला ही बता दो। लिमिट जेड टेंड्स टू 0, जेड इंटू एफ जेड,
यस सर, रेसिड्यू 1 आ गया, ठीक है। यस रेसिड्यू 1 आ गया तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आयोटा टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यू, एक ही पोल है। यस सर, तो 2 पाई आयोटा। चलिए थर्ड नंबर पे बात करें हम। मनिंदर ने भी छोड़ ही दिया था शायद। मनिंदर है? मनिंदर यस सर, छोटी थी क्लासेस मेरी। mod z is equal to 2 times z minus 1 e to the power z in by z minus 1 dz। इसको बताना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल, क्या करें बस ये बताइए। सर क्या करें? सर इसका रेजिड्यू में से निकल नहीं रहा था। निकालने की कोशिश की आपने? यस सर, मैं तो सर इसको एक्सपेंड कर था। हाँ हाँ वही एक्सपेंड करेंगे सर तो ये आपका एफजेड जो दिया है, एफजेड दिया है z इक्वल टू 1, तो सिमिलरिटी दिख ही रही है इसकी। यस सर। क्यों? सर इसका 0 आएगा। इसका z, अरे रुकिए तो Yes, z इक्वल टू 1 सिमिलरिटी दिख ही रही है। यस सर। ठीक है, तो हमें z इक्वल टू 1 अभी दिख भी रहा है कि वो सिमिलरिटी इसके अंदर है, ये भी दिख रहा है, दोनों काम दिख रहा है ना यहाँ से। सिचुएशन ये है कि आप कैसे निकालें इसको रेसिड्यू। तो 2z माइनस 1 इंटू ई टू द पावर z अपॉन z माइनस 1, इसको एक्सपेंड किया आपने, किया ना एक्सपेंड आपने। 2z माइनस 1, तो हमें चाहिए एक्चुअली 1 अपॉन z माइनस 1 का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला टर्म इसका 1 हो जाएगा प्लस z अपॉन z माइनस 1, सही है। इसका अगला टर्म क्या होगा? z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर 2 2 फैक्टोरियल। टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है इसका? आगे लिखूं कि Yes, sir. काम बन जाएगा? और लिखूं z क्यूब बाई 6 z माइनस 1 का होल क्यूब। अब तो लिखने की जरूरत है नहीं, आगे आगे और टर्म लिखने की जरूरत है? नो सर। बस मुझे चाहिए 1 अपॉन z माइनस 1 का कोफिशिएंट। इसको देखिए, यहाँ पहला टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करिए जरा। सर इससे तो आ नहीं रहा था, मेरे सारे टर्म ऊपर मतलब कि पॉजिटिव टर्म ही बन रही थी ऊपर। 1 अपॉन z माइनस 1 कहीं नहीं मिल रहा होगा। देखिए 2z माइनस 1 यहाँ कर लिया, 2z माइनस 1 एक प्लस दूसरा कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया, ये यहाँ पे 2z माइनस 1 इंटू जेड डिवाइड बाई z माइनस 1। इसको थोड़ा z इंटू 2z माइनस 1, नीचे क्या था, नीचे क्या था, z माइनस 1, ये z माइनस 1 है। इसके अगला टर्म क्या था, तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं जेड स्क्वायर और क्या है, जेड स्क्वायर इंटू 2z माइनस 1
डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना। जब कभी आपको ऐसा दिक्कत भी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि z माइनस 1 को आप p सब्स्टिट्यूट कर लें, तब भी काम बन जाता है। फिलहाल यहाँ देखिए, इसको सॉल्व किया जाएगा। 2 डिग्री का ऊपर है, नीचे 1 डिग्री का है। इसको जरा फैक्टराइज करके सॉल्व करिए तो क्या आता है बताइए। ये वाला टर्म, इसको थोड़ा स्प्लिट करके बताने की कोशिश करिए। मतलब मैं लिखता हूँ उसको, z इंटू एक z प्लस z माइनस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1। मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये हो गया z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस z। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है अभी अभी और डिवाइड करना है इसको। कितना आएगा इसका, यहाँ से मुझे 1 अपॉन z माइनस 1 का क्वेश्चन चाहिए, मिलता है कि नहीं। वैसे आप लोग सीधे सीधे डिवाइड कर देते तो पता चल जाता, सीधे डिवाइड कर देते तो फालतू इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टर्म है आपका, इसको z माइनस 1 से डिवाइड करिए। ये है कितना, 2z स्क्वायर माइनस z है, इसको डिवाइड करिए z माइनस 1 से। अब मुझे बताइए कितना आएगा। साइनी कैलकुलेशन फास्ट है। साइनी, क्वेश्चन कितना आएगा। यस सर। क्वेश्चन कितना आएगा। 2z प्लस 1। मुझे क्या पता, आप बताएंगी। 2z प्लस 1, सर क्वेश्चन ठीक है। रिमाइंडर, पूरा, अच्छा रिमाइंडर सर 1 आएगा। रिमाइंडर 1, मतलब कि इसको हम ये लिखें 2z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, क्यू से करेक्ट है। सर प्लस आएगा बीच में। अब मुझे क्या पता ठीक है सर, ये है। ठीक है z सर। माइनस सही है, यस सर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। हमें एक्चुअली z माइनस 1 का क्वेश्चन चाहिए। यहाँ से z माइनस 1 का क्वेश्चन मिलेगा 1 अपॉन z माइनस 1 का, यहाँ से डिम्पल यस सर। जरा डिवाइड करके देखिए, यहाँ 1 अपॉन z माइनस 1 का क्वेश्चन मिलने वाला है कुछ। डिटेल्स कहाँ से देखें। मुझे एक्चुअली 1 अपॉन z माइनस 1 का क्वेश्चन ही चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं साइनी, इसको फैक्टराइज करके तो पूरा डिवाइड करके बताइएगा। ये वाला जो दूसरा टर्म है z स्क्वायर 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है आई थिंक ये टर्म है। तो आपको करना क्या है, आप इसको डिवाइड करिए। ये जो है इस टर्म को, ये जो टर्म है ये है 2z
माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। नहीं आगे कुछ सर क्वेश्चन z+2 आएगा। जेड प्लस 2 आ रहा है, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे जो लिखेंगे। रिमाइंडर सर 6z-4। 6z माइनस 4 रिमाइंडर 6z माइनस 4 आ रहा है। ये ऐसे सर 2 भी तो ऐसा आता है। इसके साथ यहाँ पे यस ये 3z सर, एक मिनट। लिख दिया मैंने। अरे बाकी लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन केवल साइनी की जिम्मेदारी, बाकी लोग भी कर सकते हैं। मनिंदर कितना किए, क्या लाए डिवाइड करके? सर मेरा अलग ही आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरा z+3/2 समथिंग समथिंग आ रहा है, तो चेक कर लेता हूँ। हितेश आपका कितना आ रहा है? सर ये है ना 2z³ माइनस जेड स्क्वायर, और इसको हाँ। डिवाइड करना है 2 इंटू z-1 का होल स्क्वायर। सिंपल सर डिवीजन क्वेश्चन तो z क्या सर? हाँ सिंपल डिवीजन है। ये सर तो क्वेश्चन तो z+1/2 बनेगा ना? उसे अच्छा यहाँ से कह रहे हैं जेड प्लस 1/2। ये सर, ये ये सर। जो फाइनली आप लोग डिसाइड करके बताइए क्या आएगा वो मैं लिख दूंगा। सर क्वोशंट रहेगा z+1/2 और रिमाइंडर रहेगा 3z-1। विक्रम ठीक है, देखिए जेड प्लस हाफ z+3/2 आ रहा है सर मेरा। कितना वेरी हो रहा है। जेड प्लस 1/2, किसी का 3/2। आप चलिए जेड प्लस 1/2 आ रहा है, और क्या आ रहा है मैं आपका भी लिख देता हूँ। जेड प्लस 3/2 क्वेश्चन आ रहा है। रिमाइंडर विक्रम 4z-3। 4z-3 नीचे 2 टाइम्स या 2 टाइम्स z-1 का होल स्क्वायर सेम। z-1 हितेश प्लस 1/2 वाले आप। ठीक है सर, रहने दो। अरे ये वाला सही कर ले। ठीक है सर, नीचे ठीक है। अच्छा ये मतलब आपका भी 3/2 ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए तो मतलब यहाँ से z-1 में कोएफिशिएंट आएगा, है कोई चांस निकाल सकते हैं? बोलिए। नो सर। सिंपल सर 1/z-1 में कोएफिशिएंट यहाँ से कुछ आ सकता है? नो सर। क्यों नहीं आएगा? बोलिए। सर ये ऐसा बनेगा ना 4z/2 इंटू z-1 का होल स्क्वायर,
तो नीचे से डिग्री 2 है ना इसकी। अभी तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन भूल गया लग रहा है। इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, किसी को ध्यान है? पीयूष, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे? ये सर इसको लिखेंगे ना, मतलब इक्वल टू जैसे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए जो डिनोमिनेटर में है। डेरिवेटिव? नहीं सर, मैं तो ये बता रहा था कि इसको जैसे फिर बन ऐसे जाएगा सर इसमें z-1 का कोफिशिएंट। प्लस ऐसे भी 1 तो b अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। याद आया तो देखिए, कुछ ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे ना इसका। यस यस सर। सर। अब अगर ये 0 हो जाए तब तो कोई बात है, तब तो समझ में आता है। अब ये 0 हो जाए तब तो हम आपकी बात मान लेंगे कि जो है इसमें z-1 का कोफिशिएंट नहीं आएगा। ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं सर, -3 को -2 -1 लिख सकते हैं। हम्म। फिर सर इसको अलग अलग कर देंगे तो जो 4z-1 वाला है उसमें जैसे एक मिनट, -4 + 1 लिख लेंगे ना सर इसको, -3 को मतलब स्प्लिट कर रहे हैं आप, वही काम ना। स्प्लिट करके फिर ये z-1 से कट जाएगा नीचे वाले से, एक में फिर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, मतलब एक टर्म में। वही पूछ रहे हैं, क्या आएगा, ए क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी? डिम्पल समझे क्या पीयूष ने कहा? यस सर। उन्होंने ये बोला कि यहाँ 4z क्या था, -3 था, डिवाइडेड बाई, ये था ना, डिवाइड बाई 2 टाइम्स z-1 का होल स्क्वायर था। उनका कहना है कि इसे थोड़ा अरेंज कर लीजिए, -4 कर लीजिए और +1 कर लीजिए, तो 2 टाइम्स z-1 होल स्क्वायर। फिर ये कह रहे हैं यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, z-1 हो जाएगा, और +1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स z-1 का होल स्क्वायर। 4 को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 2/z-1 और +1/2 टाइम्स z-1 होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। यस सर। सिंपल, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो देखिए ए मिल गया आपको, यहाँ भी 1/z-1 कोफिशिएंट मिल गया, यहाँ भी 1/z-1 कोफिशिएंट मिल गया, ठीक है। आप कह रहे हैं रेसिड्यू नहीं मिलेगा, 1/z-a का कंप्लीट कोफिशिएंट क्या होगा? वन अपॉन z-a का कोफिशिएंट, 1/z-1 नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z-1 इज व्हाट? 3 एक तो कितना आएगा? 3 आया, पता नहीं, मुझे शक है। वैसे कोई साइनी कैलकुलेट करके बताएंगे, साइनी साइनी यस सर। हो जाती। ये 1/z-1 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करके आप बताइएगा मुझे, 3 आया कि नहीं। हम फिलहाल मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक है। यस टोटल सर। टोटल, और जब, तो यही कोफिशिएंट है, यही रेसिड्यू है, इसी को हम b1 कहते हैं। तो अगर ये 3 आ गया तो हमें आंसर पता चल गया फिलहाल। क्या हमें आंसर पता चल गया? 2 पाई आयोटा टाइम्स रेसिड्यू, रेसिड्यू है 3। मैं फिर लिख रहा हूँ, मुझे डाउट है कि 3 सही होगा या नहीं। चेक कर लेंगे डिम्पल। यस सर। अगर 3 सही होगा तो 6 पाई आयोटा हो जाएगा। आपका डाउट भी खत्म किया, आप रेसिड्यू नहीं निकाल पा रहे थे। यस सर। नहीं, मैंने बोला कि इस कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए एक काम आप लोग सबसे अच्छा कर सकते हैं,
यहाँ z-1 को t मान लीजिए और 1/z-1 का कोएफिशिएंट निकालने के बजाय 1/t का कोएफिशिएंट निकालिए। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे z-1 को t मानेंगे तो z जहाँ है वहां पे 1 + t रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, वो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। कोई अगर कर सकता है तो बताए, इतना आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत पता चलेगा जल्दी से। सिंपल। यस सर। तो इससे जल्दी पता चल जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा सही है या गलत है। यहाँ हम लोग ये नीचे z-1 है उसको अरेंज करो, ये करो वो करो, उसमें हम लोग फंसे रह जाएंगे। ये ज़्यादा इजी है, अगर आप देखिए खुद दिख जाएगा आपको। तो नीचे हो गया t, और हमें क्या दिक्कत है, t से केवल डिवाइड करना रहेगा, जो भी आता रहे। इतने से इजी हो जाएगा कि नहीं? चलिए आप लोग ट्राई करिएगा, खैर हम लोग आगे Yes. बढ़े। ट्राई करिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये देखिए, ये तो सिंपल है, लेकिन ये सिंपल है, सिर्फ तो कोई बता सकता है। z² / 4 - z² dz। तो यहाँ जो पोल्स है, और पोल्स जो है वो 4 - z² = 0 आप करेंगे तो z = +-2 आएगा ना। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा पोल इसके इनसाइड है और कौन सा पोल इस सर्किल के आउटसाइड। इसका सेंटर क्या है तो बताएगा, इसका सेंटर क्या है, -1 -1 मतलब नीचे चला गया ना, यहाँ पे सॉरी -1 यह -1, 0 इसका सेंटर है और रेडियस 2 है। रेडियस 2 है मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, रेडियस 2 है। रेडियस 2 है तो इसमें देखिए +-2 z = +-2 कहाँ पड़ेगा +-2? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा 1, 0 ना। क्यों डिम्पल, ये 1, 0 होगा यस सर। और हमको चाहिए 2, 0। 2, 0 तो बाहर चला गया, 2, 0 तो बाहर हो गया, ये तो बाहर है, ये लेना ही नहीं है आपने, ये पोल बाहर चला गया। तो -2 वाला कहाँ पड़ेगा, ये अंदर आएगा सर। तो बताइए -2 वाला कहाँ पड़ेगा, अंदर आ जाएगा सर ये। -1 यहाँ है, फिर यहाँ पे ये सेंटर है और 2 रेडियस है, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये ऐसी जगह बताइए, ये वाला -30। ये इसके अंदर पड़ जाएगा, यही कह रहे हैं ना, एक पोल इसके अंदर है, ओनली पोल z = -2 lies inside this C लिख देता हूँ। तो इसके एक ही पोल इसके अंदर पड़ रहा है, इस पोल पे रेसिड्यू बता दीजिए, रेसिड्यू एट z = -2। तो सिंपल पोल ही है, कोई समस्या तो है नहीं। तो z² डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें आप -2z और z = a रखना है, मतलब -2 रखना है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो रेसिड्यू बना गया तो आपको आंसर ही मिल गया। ठीक है, करेक्ट, यस सर। सिंपल। यस सर, ठीक है सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, रेसिड्यू बताना है z इक्वल टू 0 पे, किसका बताना है, e की पावर माइनस e की पावर 1/z का। ये है शानदार क्वेश्चन ना, कौन बताएगा? z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू बताना है। तो इसको मैं fz को पहले सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं, तो fz को मैं सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं, e टू द पावर e टू द पावर 1/z का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू एंड सो ऑन। जब हम e टू द पावर मतलब माइनस टाइम्स दिस करेंगे, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस -1/2z स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब फिर से इसको e की पावर लगानी है, e की पावर माइनस e की पावर माइनस e की पावर माइनस e टू द पावर 1/z, उसको टोटल e की पावर में लिखेंगे, हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। तो स्क्रीन भी पॉज हो गई। यस सर, फिर से कट रही है। अपॉन जेड का कोएफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट आप बता सकते हैं क्या है? बड़े आराम से 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट नितेश, यस सर, -1। अरे यहाँ भी मिलेगा भाई, ऐसे क्यों भूल गए, इसमें भी मिलेगा 1 अपॉन जेड। सर स्क्वायर हो जा रहा है ना बाहर। सर स्क्वायर हो जा रहा है ना सबका। अरे स्क्वायर करेंगे तो होगा नहीं, ये दो ही टर्म देखिए फिर आएगा ये, यस आ रहा है। सिंपल। यस सर। क्या आएगा इसका 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट, फाइनली मैं क्या आंसर लिखूं? सर 1/e e raised to power -1। ये रेसिड्यू पूछ रहा था मैं, रेसिड्यू कितना आया? P1 रेसिड्यू होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड बताना है आपने यहाँ से।
इसमें से भी बताना है। सिंपल। सिंपल आवाज आ रही मेरी? यस सर। बताइए। सर -1 फिर +1/2 -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, ऐसे अल्टरनेटिंग चलते हैं। अरे बाप रे, पता नहीं क्या ला दिया आपको। ये क्या ला दिए हैं? सर ऐसा नहीं कर सकते इसको, जैसे ना बोलिए। जैसे नहीं सर, जैसे पहले ही जैसे सर ये जो ई की पावर में था ना -1/2 माइनस, इसको जैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ई इनवर्स लिख लिया, मतलब ई -1 फिर इंटू में ई की बार -1/z फिर ई की बार -1/2z²। तो उससे फायदा क्या होगा? फिर सर जैसे मतलब अलग अलग इनके एक्सपेंशन निकाल दें, वहां से भी सर निकल सकता है ना इजिली। मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन हमें तो 1/z कोएफिशिएंट ही चाहिए ना। मैं समझ गया आपकी बात, आपका कहना समझ गया ना, यस सर। आपकी बात मैं समझ गया। आप इनको क्या कर रहे हैं कि इसको अलग अलग करना चाह रहे हैं, यस सर। और हम उसको साथ साथ ट्रीट कर रहे हैं। यस सर। चलिए हम लोग उससे तो मनिंदर को मतलब सुनते हैं। मनिंदर बताइए क्या आया, इंटरेस्टिंग आया कुछ। सर -1 पहली प्लस -1। चलिए -1 क्योंकि प्लस सर -1/z है ना अंदर, तो +1/2 +1 फैक्टोरियल 2 लिखो, कोई समस्या नहीं है। नो सर। ठीक है। फिर -1/3 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सर। तो छूटा हुआ लग रहा है, पता नहीं। डिम्पल को छूट रहा लग रहा है, देखिए इसमें। सर मेरे तो ये ही आ रहा था ना सर, जैसे -e⁻⁻1 ई इनवर्स नहीं, माइनस इनवर्स। ये भी वही बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये भी तो वही बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ छूट रहा है। तो देखिए ये ई की पावर -1 आ रहा है ना आपका, माइनस साथ में है सर, साथ में इतना माइनस तो भी है। मेरे को आना सर। है? यस सर। आगे माइनस भी है। जरा एक्सपेंड करके देखिए, ये मैच कर रहा है इसमें। मैच कुछ ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं ये भी। सर ये -1 +2/2 फैक्टोरियल होगा, उसके बाद -3/3 फैक्टोरियल, फिर +4/4 फैक्टोरियल। -2/2 फैक्टोरियल, और यस यहाँ सर। -3/3 3/3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो 3/3 फैक्टोरियल नहीं है, फायदा क्या होगा? सर अभी इसमें से अभी हम -1 कॉमन निकालेंगे तो -e इनवर्स आ जाएगा। 3/3 फैक्टोरियल आएगा ये। ये सर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये जो -3/3 फैक्टोरियल है ये बन जाएगा -1/2 फैक्टोरियल। अच्छा, फिर आप उसके ये बाद कह रहे हैं। अगला बनेगा। यस। अच्छा, ये कह रहे हैं आपकी -1 प्लस 1/1 माइनस 1/2, ये कह रहे हैं इस तरह से। यस सर। मनिंदर, यस सर। ये देखिए विक्रम तो कुछ ऐसा कह रहे हैं। लग गया पता, क्योंकि स्क्वायर टर्म है ना, तो पहले वाले का -1 दूसरे वाले के -1/z से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरे वाले का -1 पहले वाले के -1/z से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो ऐड हो रहे हैं, तो ऊपर 2 आ जा रहा है। उसी तरह 3 फैक्टोरियल के लिए भी ऊपर 3 आ रहा है, क्योंकि उसमें क्यूब हो रहा है, तो 3 चलिए मान
अच्छा चलिए चलिए, मान लिए कि ये भी सही है, मान लिए, ठीक है, दोनों लोग सही है, करेक्ट। अब ये दोनों सेम है, अभी माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा सर। माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा। यस सर। पक्का? यस सर। सिंपल, यस सर। इसमें दोनों सेम है। यस सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन है 0 to 2 पाई या e to the power आयोटा थीटा डी थीटा। हितेश, आपके जिम्मे बताइए। हितेश क्या करें? सर इसकी तो मैंने एक्सपेंशन की थी। एक्सटेंशन की थी। ये सर फिर इंटीग्रेट कर दिया सर। अरे महाराज, कैसे इंटीग्रेट कर दिया आपने? सर क्या जैसे किया? हाँ बोलिए। सर ये है ना e टू द पावर आयोटा थीटा। हाँ, तो अगर x को मैं मान लूँ e टू द पावर आयोटा थीटा। अच्छा बस बस बिल्कुल, जस्ट रुके रहिए, थोड़ा और देखता हूँ किसका दिमाग काम कर रहा है वहाँ, इसलिए जरा चेक करता हूँ। अंशिका, यस सर। इस क्वेश्चन को देख करके कुछ दिमाग काम कर रहा है? अंशिका, यस सर। क्या करें, क्या करें इस क्वेश्चन का? सर एक एक्सटेंशन हो सकती है, क्या चीज? एक्सटेंशन कर सकते हैं इसकी ना। नहीं, आवाज नहीं समझ आ रही। चलिए ठीक है, किसी और से पूछते हैं। शाइनी है तो शाइनी, यस सर। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, बस मुझे इतना बताइए, क्या करना चाहिए? नहीं सोच पा रही हूँ। विक्रम आप बताइए क्या करना चाहिए? सर इसमें सोच रहा हूँ सर। सिंपल, यस सर। क्या करना चाहिए? पुट करेंगे ना सर z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, बस 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 फिर बस। हाँ चेंज ठीक हो है, जाएगा सर इंटीग्रेशन ओवर यूनिट सर्कल। देखिए z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब ये हुआ, यही तो आइडेंटिफाई करना होता है। 1 यूनिट सर्किल बन गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ थीटा की लिमिट जो होगी क्या होगी, 0 से 2 पाई। ठीक है, थीटा 0 से 2 पाई हो गया, और dz क्या आ जाएगा? dz क्या आ जाएगा? आयोटा z d थीटा, आयोटा z d थीटा। जेड डी थीटा। ठीक है, तो मतलब डी थीटा की जगह पे हम dz बाई आयोटा जेड लिखेंगे ना। इसको चेंज किया, ये हुआ सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 e टू द पावर आयोटा थीटा की जगह पे क्या हो गया, ये पूरा टर्म e टू द पावर जेड, और dz की जगह पे क्या हो गया, सॉरी डी थीटा की जगह पे हो गया dz अपॉन आयोटा जेड। ठीक है, तो ये क्या बना, ये क्वेश्चन क्या बना क्या?
1 अपॉन आयोटा या माइनस आयोटा कर लीजिए, माइनस आयोटा मॉड z इज इक्वल टू 1 और e टू द पावर z dz e टू द पावर z अपॉन z dz। हितेश का काम मैंने आसान कर दिया। अब हितेश बताए सकते हैं। हितेश यस सर। हितेश, मैंने आपका Yes, काम sir. आसान कर दिया। क्वेश्चन ये है बेसिकली, आप बता सकते हैं। यस सर। सर तो रेसिड्यू निकाल देंगे इसका। रेसिड्यू क्या है इसका? z इक्वल टू 0 तो इसका पोल है, सिंपल यस पोल। सर, तो e to the power z वो one. फाई अपॉन साइड ए से याद रखिए, फाई अपॉन साइड ए से कितना होगा रेसिड्यू इसका? सर क्या बोला आपने पहले? ये मतलब ये अगर एफ जेड अपॉन साई जेड फंक्शन है और जेड इक्वल टू इसका जो है सिंपल पोल है, तो रेसिड्यू क्या होता है? तो फाई जेड कर देते हैं, तो फाई अपॉन साइड ऐसे होता है ना। यस सर। बताइए इसका क्या होगा रेसिड्यू? सर -2 पाई। मैं कह रहा हूँ e टू द पावर z अपॉन z है आपके पास फंक्शन, ठीक है, यस सर। और z इक्वल टू 0 इसका सिंपल पोल है। यस सर। z इक्वल टू 0 इज सिंपल पोल। तो सिंपल पोल पे रेसिड्यू निकालना है आपको। एक उसमें क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z एफ जेड क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0? सर e to the power z हो जाएगा ना, तो z 0 1 आ जाएगा। वही तो पूछ रहे थे। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये भी है रेसिड्यू निकालने का यहाँ से सिंपल पोल पे। एक तो ये है, दूसरा ये भी है कि आप निकालना है तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, सिंपल पोल बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाद में z इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो जो पॉइंट है वो रख दीजिए, तभी 1 आ तो जाएगा। मैंने बोला रेसिड्यू टोटल। पूछे ना, आगे में बोल रहे हैं, रेसिड्यू पूछे ना आपसे, रेसिड्यू 1 आ गया, जी ठीक सर। है। अब रेसिड्यू थ्योरम लगा करके तो आप आंसर बता ही देंगे। यस सर। विक्रम करेक्ट है? यस सर, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को देख करके कभी कभी सोचना भी चाहिए। ऐसे ही -2 पाई से आया था। हाँ? कितना आएगा इसका आंसर, कितना आया? 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना। यस सर। तो 2 पाई -2 पाई 2 पाई आयोटा। 2 पाई बचेगा फायदे में लग रहा है। यस सर। यस सर। आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा, आंसर Yes, 2 पाई आएगा इसका ना। सर एक्सपेंशन में भी यही है। है क्या करें? सर मैंने एक्सपैंड किया था, यही आया था 2 पाई। देखिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, हम बस कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप लोगों को वो दिए थे, कुछ करें आप लोग। चलिए मैं आप लोग को और थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराता हूँ। खैर ये तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, let f such that c to c, ठीक है, be a complex valued function
complex value function given by fz is equal to u plus iota v. ठीक है, suppose that vxy, शायद मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया होगा, 3xy स्क्वायर, देन फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन देखिए बस सिंपल सा है, v दिया हुआ है, तो पहला कह रहा है कि f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन C, f कैन नॉट बी, ध्यान सोचिएगा, कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक on C for any choice of u, ये है फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा कह रहा है, बी ऑप्शन है कि f इज होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक, होलोमॉर्फिक on C for suitable choice of u, suitable choices of u, ये हो गया। थर्ड ऑप्शन है f is holomorphic on C, for all choices of u, और लास्ट ऑप्शन है v is not differentiable, as a function of x and y, x and y। ये है आपके पास चार ऑप्शन। पहला ये है, इसमें देखिए इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन सिर्फ दी हुई है कि v जो है ये दिया हुआ है 3xy स्क्वायर। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन C फॉर एनी चॉइस ऑफ u। दूसरा कह रहा है कि कुछ सुटेबल चॉइसेस के लिए होलोमॉर्फिक हो जाएगा। तीसरा कह रहा है किसी भी चॉइस के लिए होलोमॉर्फिक हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि v इज नॉट डिफरेंशिएबल एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, v डिफरेंशिएबल नहीं है। सर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट होलोमॉर्फिक नहीं है सर नहीं है होलोमॉर्फिक है। अच्छा, कैसे? सर क्योंकि अगर होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो मतलब u और v हार्मोनिक होते हैं। तो सर जब इसकी जैसे vxx और vyy निकालेंगे तो 6x + 0 विच इज 6x नॉट इक्वल टू 0। और कोई बताएगा? पीयूष आप बताएंगे? सर इसको हम ऐसा करेंगे ना कि fz को निकालेंगे, वो जो मतलब मिलने थॉमसन मेथड से,
फिर उससे देखेंगे सर निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। कांस्टेंट रियल आना चाहिए, ये सब चेक करो। निकालिए। सिंपल। यस सर। क्या सर विचार है आपका? ये सर बी हार्मोनिक नहीं है ना, तो यू मिलेगा नहीं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका मिलेगा ही नहीं, तो नो फर्स्ट ऑप्शन सर, एफ कैन नॉट बी होमोमॉर्फिक। सर एनी चॉइस ऑफ यू। विक्रम, आप क्या कहते हैं? सर एक्स 0 पर तो हो जाएगा, अगर कोई सूटेबल यू मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल टू 0 पर सर। 0 क्यों ले रहे हैं ये बताइए। ये तो वी गिवन है ना, बी वी गिवन है तो एफ के बारे में बात कर रहा है, तो एफ के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब कि वी गिवन है तो आपको यू निकालना है और उसके आधार पे एफ के बारे में बताना है। हार्मोनिसिटी चेक करेंगे तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तभी होगा अगर एक्स 0 होगा। तो एक पॉइंट से कोई मतलब नहीं है ना, जीरो फंक्शन लेके कोई मतलब नहीं है ना, जीरो फंक्शन लेके क्या करेंगे आप? मेरी बात समझे? यस सर। जीरो फंक्शन लेके क्या करेंगे? जीरो फंक्शन तो हमेशा लाप्लास सेटिस्फाई करेगा ना, जीरो फंक्शन तो हमेशा हार्मोनिक होगा। यस सर। पहली चीज इसमें ये है कि आप लोगों का लॉजिक ठीक है, एकदम 100% करेक्ट है कि यहाँ पे जो वी गिवन है, पता नहीं क्या 3xy² लिखा है, तो यहाँ पे वी एक्स एक्स और प्लस वी वाई वाई जो है 0 नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब तो है कि वी जो है वी इज नॉट हार्मोनिक। वी हार्मोनिक नहीं है, वी इज नॉट हार्मोनिक। तो वी हार्मोनिक नहीं है तो आप यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, यही बात है ना। यस सर। तो वी हार्मोनिक नहीं है, यू नहीं फाइंड कर सकते, इसका मतलब एफ जो है एफ इज नॉट होलोमॉर्फिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट हो रहा है ना। पहले तो हो, लेकिन अगर ये हार्मोनिक हो जाता, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा मेरा, ये आप लोगों को मैं लॉजिक से सही सहमत हूँ कि जो है एफ जो है आपका वी जो है, अगर ये दिया हुआ है तो वी हार्मोनिक नहीं है, इस वजह से एफ जो है यू के किसी भी चॉइसेस ऑफ किसी के लिए भी जो है ये होलोमॉर्फिक नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन आपका एलिटिक है ना, एफ जो है एलिटिक है या इज होलोमॉर्फिक, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, एफ इज होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक एफ जो है यहाँ पे यू प्लस आयोटा भी, अगर होलोमॉर्फिक है तो इस समय तो हमेशा, अगर होलोमॉर्फिक है तब तो यू भी हार्मोनिक होता है और वी भी। और वी भी हार्मोनिक होता है, वी भी हार्मोनिक होता है, मतलब यू एंड वी आर हार्मोनिक, ठीक है। होलोमॉर्फिक है तो यू और वी हार्मोनिक होगा, तो क्या अगर यू और वी हार्मोनिक है तो क्या ये रिवर्स भी ट्रू है कि केवल हार्मोनिक हो जाए तो फंक्शन होलोमॉर्फिक हो जाता है? क्वेश्चन मेरा ध्यान सुनिएगा, क्या ये रिवर्स भी ट्रू है? अगर आपका यू हार्मोनिक हो जाए तो वी हार्मोनिक हो जाए तो जो है फंक्शनलिटी हो जाएगा। नो सर।
कोई एग्जांपल दीजिए। fz is equal to z conjugate. fz is equal to z conjugate. fz is equal to z conjugate, ये हार्मोनिक हो जा रहा है? चेक करिए जरा, ये चेक करते हैं। fz is equal to z conjugate दिया जाए, यहाँ पे u जो है x है और v जो है माइनस y है ना, तो u xx प्लस u y y 0 हो जाएगा। बोले हाँ या ना? हाँ हो जाएगा। और v xx और v y y ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ u भी हार्मोनिक है और v भी हार्मोनिक है, बट fz इज नॉट होमोमॉर्फिक। ये तो आपने बता दिया कि ये जो है दिस इज नॉट ट्रू। रिवर्स जो है जरूरी नहीं कि ट्रू हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ट्रू हो। मतलब अगर u हार्मोनिक हो गया और v हार्मोनिक हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शनैलिटी होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, ये बात सुनाई दे रहा है? तो अगर u हार्मोनिक नहीं हुआ तब, मेरा ध्यान सुनिए मेरी बात, मैंने कहा कि अगर फंक्शन होमोमॉर्फिक है तो u और v हार्मोनिक होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर u और v हार्मोनिक हो गए तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका होमोमॉर्फिक हो। लेकिन अगर ये u और v हार्मोनिक ही नहीं हुए, अगर u और v हार्मोनिक नहीं हुए तब u और v आर वी कर लीजिए, एल कर लीजिए, और नॉट हार्मोनिक, देन व्हाट? देन व्हाट? सिंपल। f is not holomorphic. सबको सुनाई दे रहा है? सब सुने? यूज यस सर। मतलब जब वो हार्मोनिक हो रहा था तब तो आप कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तब तो कंफ्यूजन में थे। तो जब इसने ये कह दिया कि हार्मोनिक ही नहीं है तब वो सस्पेंस भी खत्म हो गया ना। यस सर। अब आप क्या बोलेंगे? अगर ये सिचुएशन नजर आती है v एंड v आर नॉट हार्मोनिक, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि फंक्शन जो है होमोमॉर्फिक नहीं है। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को एलिब्रेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर हार्मोनिक ही नहीं है तो सीधे सीधे कहिए कि वो जो है होमोमॉर्फिक भी नहीं होगा। ठीक है ये? यस सर। ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, देखिए। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बताया आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक डोमेन दिया है, डोमेन में इसलिए रीजन दिया है, लेट बी इज इक्वल टू ऑल दोज
z belonging to C such that mod z is less than 1. ठीक है, बी द यूनिट डिस्क, ये आपकी यूनिट डिस्क है, और साथ में दिया है f 1/n is equal to 2n/3n plus 1 for every n greater or equal to 1. तो 2n है ना, 2n. तो ये कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा. ऑप्शन है कि f of 0 is equal to 2/3 हो जाएगा. बी ऑप्शन कह रहा है कि f has a simple pole, simple pole at z equal to -3. ठीक है, और सी ऑप्शन है, कहाँ चला गया, सी ऑप्शन है f3 is equal to 1/3. और डी ऑप्शन है नो सच f एग्जिस्ट. क्वेश्चन क्लियर है? यूज यस सर. आंसर निकालना बड़ा सिंपल है. यहाँ पे आपको गिवन है, सिंपल क्या है कि यहाँ पे गिवन है f 1/n is equal to twice n divided by 3n plus 1. तो हमने क्या करना है, 1/n को z से रिप्लेस कर देना. रिप्लेसिंग 1/n को z से रिप्लेस कर देना. तो ये आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, f z इज इक्वल टू 3 plus z. 3 plus z आ जाएगा. ये मुझे f z दिख गया. अब मैं जो मन करे वो बताता रहूँ. f0 ही बता सकता हूँ, कितना आएगा, f0 बता दूंगा 2/3 आ जाएगा. यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. दूसरा क्या है, f है सिंपल पोल, z इक्वल टू -3 इसका सिंपल पोल है, दिख रहा है, करेक्ट है. और सी ऑप्शन जो है इसका f3 निकालें अगर तो रखना क्या है, 2/6 मतलब 1/3. ठीक है, नो सच एफ एग्जिस्ट. तो डी गलत हो गया, बाकी सब सही है. बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में. बोलिए. नो सर. सिंपल क्वेश्चन है ना ये. यस सर. क्वेश्चन ये है, ये क्यों किए, क्यों रिप्लेस किए. क्वेश्चन ये है 1/n को हम रिप्लेस क्यों करें, क्योंकि हमें आंसर लाना है इसलिए. क्वेश्चन ध्यान रहेगा आप लोगों को. यस सर. सर ऑप्शन डी क्या था, नो सच एफ एग्जिस्ट. हाँ, नो सच एफ एग्जिस्ट. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको दिया था कि एफ जेड जो है एनालिटिक है. सेकेंड वाले में एफ जेड एनालिटिक दिया था, नहीं दिया था.
नहीं दिया था क्या? डी दिया था और f1/n इक्वल टू n, देखिए जरा तो ये दिया नहीं था क्या? एक मिनट, मैंने लिखा नहीं है, होना चाहिए था। ये जून 2011 का क्वेश्चन है, जून 2011 का। किसी के पास वो आंसर के ऊपर चेक कर ले कि ठीक है कि नहीं। देखिए जरा तो क्वेश्चन पूरा ठीक लिखे कि नहीं लिखे। 2011 का क्वेश्चन है ये। मिला किसी को? यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे लिखना चाहिए कि यह फिजियोलॉजिक फंक्शन। क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा देखिए एक बार क्या था, हम लोगों ने क्या लिखा अभी। यहाँ देखिए ना, ये तो ठीक है, यह 1/n इज इक्वल टू, ठीक है, साथ में यहाँ होना चाहिए था ये let it now be the unit disk and तो चेक करिएगा, मुझे लगता है होना चाहिए एंड इफ f such that d to d is an analytic function, ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए एनालिटिक फंक्शन। फंक्शन such that f of 1/n is equal to this much। कर लिया क्वेश्चन करेक्ट आप लोगों ने? यस सर। तो d जो है आपका ओपन यूनिट डिस्क है और f जो है d टू डी एनालिटिक फंक्शन है। मतलब चेक कर लीजिएगा ये सही कि नहीं। जहां तक मुझे ये लग रहा है कि एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए वहां पे। और f of 1/n is equal to this much। तो क्वेश्चन आपने सिंपली सॉल्व कर दिया, समथिंग दिस ऐसे रिप्लेस करके। क्वेश्चन ये है आप क्यों रिप्लेस करें, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, डिपल ध्यान रहेगा। यस सर। अगर आपको आंसर मिल जाए तो अच्छा है, ढूंढ के मुझे बताइएगा। अब कल करते हैं आगे डिस्कशन। कल क्वेश्चन, कल हम लोग अभी कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ रहे हैं ना, सर इसमें अगर थोड़ा उसको सर अगर एनालिटिक ना हो ना सर तो मतलब प्रॉब्लम क्या है ये सर इस क्वेश्चन में? ऐसे नहीं हम बताएंगे ना, हम तो इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज मेरा ये नहीं था कि हम इसको आंसर ऐसे पुट करके आंसर बता दें। मेरा पर्पज ये था कि ये ऐसा हमने क्यों किया, यस। ये ऐसी सुविधा हमें क्यों मिल जाती है कि हम ऐसा कर पाए, क्यों रखा हमने। क्या ऐसा ऐप एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए अपडेट इज इक्वल टू दिस मच हो, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्यों एग्जिस्ट करता है। सही बात नहीं? अगर आपके Yes. पास ये गिवन है तो उसे करेस्पॉन्डिंग इस तरह का ऑब्जेक्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन मेरा थोड़ा इससे अलग है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं लेके जाएगा, इसलिए मैंने बोला ना कि ऐसी यहाँ बेसिक चीजें भी होती है ना सर। है?
बोले? सर एक थ्योरम भी होती है सर ऐसी जैसी। हाँ, तो वो थ्योरम ढूंढ के बताना है क्या है। ये कोई रिजल्ट है, ठीक है। चलिए, मतलब डिम्पल ने कही दिया है, तो ये एक कोई रिजल्ट है। यस सर, मिड टर्म में डाली थी आपने शायद। ये कोई रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट, उस रिजल्ट के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा रिजल्ट है जो आपको इस तरह की फ्रीडम देता है या आपको ऐसा करने के लिए परमिट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ये मुझे बताने का पर्पज था। वो जो भी है हिडन रिजल्ट, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है पीयूष, यस सर। तो क्वेश्चन ध्यान रखे रहिएगा, ये आएगा बीच में, बताऊंगा मैं। अगर आप लोग को मिल गया तो आप लोग बता दीजिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन जब इसका Yes. समय आएगा तभी बताऊंगा। ओके सर। चलिए ठीक है, कल हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यस सर।